आज भी कुछ हुआ है भाभी जी? रिंकी, शालिनी की काम वाली, उससे पूछती है। कुछ नहीं हुआ, तू अपना काम कर, शालिनी कहते हुए रसोई से बाहर चली गई। उसकी आंखें लाल और सूजी हुई थीं, जिन्हें उसने दुपट्टे से ढक रखा था। उसमें से उसके गालों पर पड़े निशान उसकी कहानी बयान कर रहे थे। उसका शरीर उसका साथ नहीं दे रहा था, जैसे थक गया हो, फिर भी उसने सब घरवालों का नाश्ता बनाया। शालिनी सोफे पर बैठकर अपनी 6 साल की बेटी को एकटक देख रही थी। लेकिन आज उसकी आंखों के सामने अपनी बेटी की वह तस्वीर बार बार उभर रही थी, जब कल रात उसे पेट पर मारते देख उसकी बेटी रोती हुई इधर उधर भागती फिर रही थी। दादी, आप पापा को बोलो न, मम्मी को न पीटे, आप चलो न, पापा मम्मी को बहुत मार रहे हैं। फिर वह अपने पापा से बोली, पापा प्लीज मम्मी को छोड़ दो। लेकिन विवेक अपने गुस्से में कहाँ किसी की सुनता है। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह टपकने लगे। तभी रिया के छोटे छोटे हाथों ने उसे समेट लिया। माँ, आप मत रो। जब मैं बड़ी हो जाऊंगी, मैं पापा को बहुत डांटूंगी। शालिनी कुछ डर से उसे गले लगाकर रोती रही। फिर अपने आप को संभालते हुए बोली, जो अपने कमरे में बैठकर पढ़ लो। रिया के वहां से जाते ही शालिनी अतीत की यादों में खो गई। कितने अरमानों से शालिनी की शादी उसके माँ बाप ने विवेक से की थी। शालिनी के माता पिता बहुत ही संस्कारी थे और उतने ही सीधे भी। शालिनी को विवेक ने एक शादी में देखा था, जिसके बाद से ही वह 2 साल तक उसके घर वालों के पीछे पड़ा रहा शादी के लिए। शालिनी उस वक्त BA फर्स्ट ईयर में थी। वह अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती थी, इसलिए उसने शादी के लिए मना कर दिया था। विवेक अपने घर वालों को भेजता रहा रिश्ते को हाँ करवाने। ये सब देखकर कई बार शालिनी की माँ बोल पड़ती, कितना पीछे पड़ा है वह तेरे। अभी माना करने के बावजूद भी कहानी शादी नहीं करना चाहता। भाई, हमें तो लड़का भाग गया, तो हाँ करें, तो हम भी हाँ कहें। खुश रखेगा वो तुझे। शालिनी की पढ़ाई पूरी होते ही रिश्ते को हाँ कर दिया गया। शादी के 10 दिन बाद ही उसके गाल पर पहला थप्पड़ पड़ा। नहीं, विवेक के प्यार का इजहार हो गया था। छोटी सी बात थी, जब विवेक की माँ ने कहा, भाई, पता नहीं विवेक हमारी गुड़िया कितना काम करती है, लेकिन पता नहीं लोग अपनी लड़कियों को काम करना नहीं सिखाते। क्या तेरी जिद की वजह से शादी कर दी, तो अब हमें बहू का सुख भी नहीं मिलेगा। विवेक बोला, शालिनी, माँ क्या कह रही हैं? ऐसा कौन सा काम है घर में जो तुमसे नहीं हो पाता? इससे पहले शालिनी कुछ बोलती, सासू माँ बोल पड़ी, अब ये तो रहेगी, मैं काम करती हूँ और तू भी। इसकी खूबसूरती पर लट्टू हो गया है, हाँ में हाँ मिला देगा। चल गुड़िया, काम शुरू करें हम तो। ऐ मेरे पैरों का दर्द। लेकिन कहते ही शालिनी के कान और दिमाग सुन्न हो गए। उसे समझ नहीं आया क्या हुआ। विवेक बोला, सुबह सुबह दिमाग खराब कर दिया। सिर्फ खूबसूरती से काम नहीं चलेगा मैडम, अपनी जिम्मेदारियां समझो। और आज के बाद ये सब क्लेश नहीं चाहिए मुझे। कहते हुए विवेक ऑफिस चला गया। वो पहला थप्पड़ था जो उस दिन शालिनी के गाल पर नहीं, उसकी आत्मा पर पड़ा था। शालिनी पूरा दिन रोती रही, घर का काम भी करती रही यूं ही निढाल सी। लेकिन किसी ने उसे ये भी नहीं पूछा कि खाना खाया कि नहीं। किसी ने 2 शब्द प्यार से भी नहीं बोले। उसके घर में काम करने के बाद भी यह जताते रहे कि थप्पड़ मारकर उनके लड़के ने अपने आप को जोरों के गुलाम के लेवल से बचा लिया। आज उसने मर्द होने का प्रमाण दिया। शालिनी ने शाम को अपनी माँ को फोन किया, लेकिन जैसे ही वह बोली, माँ, ये घर हमारे घर से बिल्कुल अलग है। क्या पापा ने कभी आपको थप्पड़ मारा है? तभी वहां से माँ सकपकाहट के साथ बोली, शालिनी बेटा, ये सब छोटा मोटा तनाव हर घर में होता है। अभी नई नई गृहस्थी है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। तेरे पापा का स्वभाव नर्म है, लेकिन कहासुनी तब भी हो ही जाती है। दामाद जी अच्छे हैं, गलती से हाथ उठा दिया होगा बेटा। थोड़ा सहन करना पड़ता है गृहस्थी के लिए। हमने तुम्हें डोली में भेजा है। लेकिन ये सुनते ही शालिनी ने फोन काट दिया। उसे समझ आ गया था कि माँ आगे क्या बोलेंगी। आज 10 साल में उसे अब याद भी नहीं कि वह हर छोटी बात के लिए कितना टूटती थी। आज भी विवेक वैसा ही है। किसी भी बात का सॉल्यूशन सिर्फ थप्पड़। 2-3 दिन बाद सॉरी बोल दिया। बाहर डिनर कर लिया। चलो तुम्हारी पसंद की ड्रेस ले लेते हैं। अरे यार ऑफिस का प्रेशर था, तुम तो जानती हो। माँ को तो ऐसी ही रहेगी, लेकिन तुम तो समझदार हो। गुड़िया तुम्हारे रहते भी काम करे, तो भाभी होने का क्या मतलब?
यही सब कहता था बाद में अपनी बात को ऊपर रखने के लिए, लेकिन उसमें थप्पड़ का जिक्र भी नहीं होता था। उसके बाद शालिनी क्या महसूस करती थी, इस बात का कोई मतलब नहीं था। शालिनी भी कुछ नहीं कहती थी। उसे डर रहता था कि अभी अभी बात संभली है, कहीं मेरे कुछ कहने से फिर किसी बात पर विवेक नाराज न हो जाए या फिर मारपीट हो जाए। लेकिन उसे थप्पड़ की गूंज आज भी उसके कानों में गूंजती है। अभी वह ये सब सोच ही रही थी कि आवाज आई, शालिनी, नाश्ता नहीं बनाया क्या? अभी भूख लग रही है। गुड़िया को पकोड़े खाने का मन है, पकोड़े बना दो, सासू माँ बोली। शालिनी कुछ नहीं बोली। 20 मिनट बाद सासू माँ अपने कमरे से बाहर निकली। रसोई में झांकते हुए रिंकी से बोली, पकोड़े तो क्यों बना रही है? शालिनी कहाँ है? रिंकी बोली, भाभी की तबीयत ठीक नहीं है, मैं बना रही हूँ, वह भी आराम से खा लेगी। सासू माँ रिंकी को डांटते हुए ड्राइंग रूम की तरफ आई और शालिनी को सोफे पर देखकर बोली, क्या बात हो गई? अब सोफे से नहीं उठोई क्या? क्यों गुस्सा दिलाती हो विवेक को? फिर विवेक के कमरे की तरफ जाते हुए बोली, उठ जा बेटे, तू उठेगा शायद तभी नाश्ता मिलेगा हमें। महारानी सोफे पे बैठी है, तेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई। रोज की खिचखिच है इस घर में। विवेक बिस्तर से उठा। वो गुस्से में कमरे से बाहर निकला ही था कि तभी शालिनी की नजर रिया पर पड़ी, जो अपने कमरे के दरवाजे से चुपके से देख रही थी, जैसे उसकी आंखें कह रही हो, माँ, मुझे डर लग रहा है। अब तो शालिनी रिया की आंखों को देखकर बोल पड़ी, क्या पागल औरत है, टीवी तोड़ दिया, अब क्या इसका पैसा तेरा बाप देगा? विवेक का ध्यान उसकी तरफ से हटकर टूटा मोबाइल और टीवी देखने लगा। हाय राम, कितना नुकसान हो गया, कुछ अक्ल है कि नहीं तुझे? शालिनी कुछ बोलने वाली थी, लेकिन जैसे आज तो वह कुछ और ही थी। वह चिल्लाकर बोली, बस कीजिए आप लोग। 10 साल में आज आपका टीवी टूटा तो नुकसान हो गया। 10 साल में इस घर में मेरा शरीर और आत्मा टूटकर बिखर गए, वो नुकसान नहीं है। आज तक किसी ने नहीं सुना मेरी बेटी के आंसुओं को, उसके छोटे से मन पर जो जोर पड़ा, उसे किसी ने नहीं जीना। जिस दिन विवेक ने मुझे पहला थप्पड़ मारा था, तब आपकी आह नहीं निकली जैसे आज टीवी के टूटने में निकली। तो आज कुछ और ही कहानी होती मेरी। और विवेक, तुमने जैसे इन टूटी हुई चीजों को देखा, वैसे एक जीते जागते इंसान का टूटना तुम कैसे नहीं देख पाए? व्यापारी टूटी हुई चीजों की कीमत तो मेरे पापा मांगने पर भी दे देंगे, लेकिन मेरे टूटने की कीमत कौन देगा? तुम्हारी माँ। दे पाओगे तुम। मेरी माँ ने कहा था, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, और उस ठीक होने का मैं पिछले 10 साल से इंतजार करती रही। कितनी बेवकूफ थी मैं। तुम्हें मार पीट करके अपने मर्द होने का एहसास मिलता हो, लेकिन मुझे अवार्ड सहन करके तुम्हारे घर की अच्छी बहू होने का खिताब नहीं चाहिए। मैं अपनी बेटी के सामने अपने आप को कमजोर दिखाकर उसे कमजोर नहीं बना सकती। अगर अब मैंने सहन कर लिया, तो कल को रिया भी किसी आदमी से पीटे जाने को अपना भाग्य मानने लगेगी। ऐसी है, ज्यादा बोल रही है ना? तो निकल जाए इस घर से अभी। विवेक बोला, मैं घर से निकल जाऊं? क्यों? अगर मैं एक बार अपनी आवाज बुलंद कर दूं, तो तुम्हें इस घर से निकालना पड़ेगा। बाहर निकालने का डर है तो बोलो, मैं बाहर जाऊं या तुम लोग अपनी गलतियों का प्रायश्चित करोगे? और आज के बाद अगर मुझे किसी ने भी हाथ लगाया, तो मजबूरन मुझे कानूनी अधिकार मांगने पड़ेंगे। शायद जो आप जैसे पढ़े लिखे समाज में शरीफ बनकर रहने वाले लोग नहीं चाहेंगे, शालिनी बोली। विवेक को शालिनी का यह सब कहना अच्छा नहीं लगा। उसका मिल ईगो, उसका बोलना कैसे बर्दाश्त करता? उसने शालिनी का हाथ खींचा। विवेक का दिमाग और कान सुन्न हो गए। जोर की एक आवाज से कमरा गूंज उठा, और नंद के मुंह से भी आवाज नहीं निकली। शालिनी के तेवर देखकर आज तो सबकी जुबान तनी हुई थी। सब शांत हो गए। शालिनी ने आवाज लगाते हुए कहा, रिंकी, पकोड़े ले आना मेरे और रिया के लिए। भूख लगी है। शालिनी आज समझ चुकी थी, अत्याचार करने वाले से ज्यादा उसे सहने वाला बड़ा होता है। वह वैसे भी सब अच्छा करने के बाद भी एक बुरी बहू और बुरी पत्नी ही रही, लेकिन आज एक बुरी बहू और बुरी पत्नी बनना उसे मंजूर था। लेकिन एक बुरी माँ बनना उसे मंजूर नहीं था। जो अपने लिए नहीं लड़ सकी, वो अपनी बेटी को क्या सिखाएगी? दोस्तों, कई बार हम अपने आप को कमजोर मानकर किसी की ज्यादतियों को बढ़ावा देते हैं कि शायद हमारे सहने से वो हमारी अच्छाई को समझ जाएगा और एक दिन सब ठीक हो जाएगा। सहने का मतलब यह नहीं होता कि हम किसी को अपनी आत्मा को छलनी करने का अवसर दें।
कभी कभी हमें उसी भाषा में जवाब देना पड़ता है जिस भाषा में वो हमसे सवाल करते हैं। हमारी लड़ाई हमें खुद ही लड़नी होती है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।